जरा सोचिए, बैंक अकाउंट एकदम खाली है और अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। बिल आता है $400 का। अब क्या होगा? अक्सर होता यह है कि बिना किसी बैकअप के ये छोटी सी परेशानी बड़ी आसानी से $1200 के भारी भरकम कर्ज में बदल जाती है। जब इंसान सिर्फ अगला पेचेक आने के इंतजार में जी रहा होता है ना, तो कोई भी छोटी सी अनहोनी कर्ज का एक नया पहाड़ खड़ी कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि इस भयानक चक्र को आखिर कैसे तोड़ा जाए। और ये समस्या कितनी आम है, इसका अंदाजा बैंकरेट के इस दिलचस्प डेटा से लगाया जा सकता है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि 56% अमेरिकी अपनी बचत से $1000 का कोई अचानक आया खर्च भी नहीं उठा सकते। मतलब आधे से ज्यादा लोग। ऐसे में वो क्या करते हैं? या तो क्रेडिट कार्ड घिसते हैं या फिर उधार मांगते हैं। केवल 44% लोग ही ऐसे झटकों के लिए आर्थिक रूप से तैयार होते हैं। तो इस 56% वाले डरावने आंकड़े से बाहर कैसे निकलें? सच कहूं तो इसका जवाब जीवन भर के लिए अपनी लाइफस्टाइल बदलने में नहीं है, बल्कि ये 30 दिनों की एक बेहद तेज स्प्रिंट यानी दौड़ है। इसे ऐसे समझिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा करनी है। ये बस 30 दिन का एक हाई इंटेंसिटी फोकस है जो सीधे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाता है। चलिए जल्दी से इस 30 दिन के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे $1000 के सेफ्टी नेट के बारे में, फिर देखेंगे कि फालतू सामान कैसे बेचा जाए, खर्चों पर कैसे लगाम लगाई जाए, एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाई जाए और अंत में उस जमा किए गए पैसे को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तत्काल होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकना, यानी अपना $1000 का सेफ्टी नेट तैयार करना। अब इस पूरी प्रक्रिया का पहला लक्ष्य बहुत ही सीधा है। वो जो हर महीने कर्ज और बस किसी तरह गुजारा करने वाला साइकिल है ना, उसे तुरंत रोकना है। तो ये इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है? असल में ये एक ऐसा डेडिकेटेड कैश रिजर्व है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, क्रेडिट कार्ड पर हमारी निर्भरता को खत्म करना। यह पैसा एक ढाल की तरह काम करता है। जब भी कोई अनहोनी होती है तो यह हमारी लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं को बचा लेता है और किसी भी बड़े संकट को बस एक छोटी सी परेशानी में बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि $1000 ही क्यों? ये आंकड़ा इसलिए चुना गया है क्योंकि अध्ययन बार बार यही बताते हैं कि ये वो मैजिक नंबर है जो रोजमर्रा की ज्यादातर अचानक आने वाले मुश्किलों को आसानी से संभाल सकता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। $1000 हाथ में होने से जो मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है ना, वो कमाल की होती है। ये इंसान को उस सर्वाइवल मोड से एक झटके में बाहर निकाल लाता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस 30 दिन की दौड़ को 4 बहुत ही फोकस वाले हफ्तों में बांटा गया है। पहले हफ्ते में घर की सफाई होगी, दूसरे में खर्चों में भारी कटौती, तीसरे में थोड़ा एक्स्ट्रा काम यानी हसल, और चौथे हफ्ते में अपना पूरा जोर लगाकर उस $1000 के फिनिश लाइन को पार किया जाएगा। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। पहला हफ्ता पूरी तरह से घर में पड़े बेकार सामान को तुरंत कैश में बदलने के बारे में है। देखिए, अगर हम अपने नॉर्मल बजट से पैसे बचाकर $1000 जमा करने की कोशिश करेंगे तो 30 दिन में ये गणित काम ही नहीं करेगा। ये बहुत धीमा तरीका है। इसलिए हमारी दौड़ एक कैश ब्लिट्ज से शुरू होती है। फेसबुक मार्केटप्लेस, ऑफर अप और ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स यहां बहुत काम आते हैं। मजे की बात तो यह है कि एक औसत घर में $3000 से $5000 तक का ऐसा सामान यूं ही धूल फाकरा होता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। शायद कोई पुराना फोन या वो ट्रेडमिल जिस पर अब सिर्फ कपड़े सूखते हैं। पहले हफ्ते में इसी छुपे हुए खजाने को बाहर निकालना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। रणनीति यह है कि सामान की कीमत बाजार भाव से 20 से 30% कम रखनी है। अगर हम पूरे पैसे वसूलने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो सामान हफ्तों तक नहीं बिकेगा। लेकिन जैसे ही कीमत थोड़ी कम की जाती है, वही सामान 48 से 72 घंटों के अंदर नकद में बदल जाता है। पहले हफ्ते का सीधा सा टारगेट इसी तरीके से $200 से $400 जुटाना है। अब आते हैं दूसरे चरण पर। यह दूसरा हफ्ता खर्चों की उस बहती हुई नदी को रोकने के बारे में है जो हर महीने जेब खाली कर देती है। ट्रूबिल का एक बहुत ही दिलचस्प शोध है जो वाकई आंखें खोल देता है। एक औसत इंसान हर महीने लगभग $273 सिर्फ अलग अलग सब्सक्रिप्शंस पर खर्च कर देता है, जबकि असल में वो मुश्किल से $120 की सेवाओं का ही इस्तेमाल करता है। मतलब बाकी का सारा पैसा उन स्ट्रीमिंग ऐप्स या जिम मेंबरशिप्स में जा रहा है जिन्हें शायद महीनों से खोलकर भी नहीं देखा गया। इसलिए दूसरे हफ्ते के नियम एकदम सख्त हैं। अगले 30 दिनों के लिए हर वो सब्सक्रिप्शन जो जीने के लिए जरूरी नहीं है उसे निर्दयता से कैंसिल कर देना है। इसके साथ ही बाहर खाना, फालतू शॉपिंग, सब पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है और खाने के लिए एक बहुत ही किफ़ायती $50 प्रति सप्ताह वाली मील प्लान अपनानी है।
सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन कुछ भी खर्च नहीं करने का ये सिंपल सा रूल बिना किसी डिसीजन फटीक के आराम से 200 से $250 तक बचा सकता है। आधा रास्ता तय हो चुका है। अब बारी आती है तीसरे चरण की। तीसरे और चौथे हफ्ते का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, किसी भी तरह अपनी अस्थायी कमाई को बढ़ाना। आखिरी के ये 2 हफ्ते बहुत अहम है, क्योंकि यहीं पर हम बचे हुए गैप को पूरा करेंगे। लक्ष्य है तत्काल गिग वर्क और ओवरटाइम में 15 से 18 घंटे लगाकर $300 से $400 जुटाना। सच कहूं तो इसके लिए अपने आराम के समय की कुर्बानी देनी पड़ती है, जो कि एक बड़ा बलिदान है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये कड़ी मेहनत सिर्फ कुछ ही दिनों की है, ये कोई जिंदगी भर का रूटीन नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा पैसे आएंगे कहां से? इसके बहुत सारे व्यवहारिक तरीके हैं। डोरडैश या ऊबर ईट्स जैसे डिलीवरी ऐप्स हैं, टास्कर रैबिट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर अपनी रेगुलर जॉब में एक एक्स्ट्रा ओवरटाइम शिफ्ट मांगी जा सकती है। इसके अलावा वीकेंड पर आस पड़ोस का कोई काम या फाइवर पर अपनी कोई स्किल बेचना भी शानदार विकल्प है। बस 1 या 2 वीकेंड की एक्स्ट्रा मेहनत और ये $1000 का फंड अपनी फिनिश लाइन पार कर सकता है। बेहतरीन। अब जब पैसा जमा हो गया है तो आते हैं आखिरी चरण पर, इन पैसों का सही प्रबंधन और सुरक्षा, यानी इस नकदी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इस पूरे सफर में जमा की गई राशि को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई बेहतरीन ऐप्स मौजूद हैं। उदाहरण के लिए मनी वॉल्ट रोजमर्रा के खर्चों और रिजर्व को ट्रैक करने के लिए शानदार है। मोनार्क मनी और वाइन ऐप जैसे ऐप्स कड़े अनुशासन और साझा बजट में बहुत मदद करते हैं। सिंप्लीफाई और पॉकेट गार्ड भी कम खर्च में अच्छा कैश फ्लो प्लान करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा हमेशा नजरों के सामने रहे, ताकि फोकस बिल्कुल ना टूटे। और हां, जैसे ही वो $1000 पूरे हों, उन्हें नॉर्मल चेकिंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उन्हें तुरंत एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में डाल देना चाहिए। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे खाते आराम से 4.5 से 5% तक का सालाना ब्याज यानी APY दे सकते हैं। मतलब पैसा सुरक्षित भी है और चुपचाप पीछे से थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती आती है इस फंड को बचाने की। इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम है। हमें यह समझना ही होगा कि असली आपात स्थिति क्या होती है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, गाड़ी अचानक खराब हो गई, या घर का कोई ऐसा उपकरण टूट गया जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये होती हैं असली आपात स्थितियां। लेकिन त्योहारों की गिफ्ट्स लेना, कोई अचानक ट्रिप प्लान करना या मॉल में लगी किसी बम्पर सेल में कपड़े खरीदना, ये आपात स्थिति बिल्कुल नहीं है। इन दोनों का फर्क समझना ही इस फंड की असली जान है। ये सब सुनने में शायद थोड़ी मेहनत लगे, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है ना, वो सच में चौंका देने वाला है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही मशहूर मनोविज्ञान अध्ययन है। वो बताता है कि आर्थिक तंगी का जो तनाव होता है वो इंसान के IQ को अस्थायी रूप से 13 पॉइंट तक नीचे गिरा देता है। 13 पॉइंट, सोचिए। और वो पहला $1000 वो दिमाग को उस लगातार चलने वाले डर और सर्वाइवल मोड से सीधा बाहर खींच लाता है। 30 दिन की इस दौड़ के बाद के नतीजे वाकई जिंदगी बदलने वाले होते हैं। जिन लोगों के पास ये फंड होता है, उनकी आगे चलकर बचत करने की संभावना 78% तक बढ़ जाती है। जिनके पास कोई बचत नहीं होती, उनकी तुलना में इन लोगों की वित्तीय अस्थिरता 50% तक कम हो जाती है। दिमाग अब किसी भी तरह की पैसे की घबराहट से पूरी तरह आजाद हो जाता है। जिंदगी का गियर सर्वाइवल मोड से सीधा स्टेबिलिटी मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने वाली बात बस यही रह जाती है, क्या जीवन भर की वित्तीय शांति और सुरक्षा के लिए सिर्फ 30 दिनों का ये हाई इंटेंसिटी त्याग करना कोई घाटे का सौदा है? हर महीने वेतन खत्म होने के उस पुराने डर से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए 1 महीने का आराम तो छोड़ा ही जा सकता है ना? सही रणनीति हो तो कोई भी उस वित्तीय स्थिरता को पा सकता है जो कभी नामुमकिन सी लगती थी।